कि वो कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें और कंटेंट कहाँ से प्रिपेयर करें। तो इसके लिए किस किस फैक्टर्स को देखना चाहिए एक अच्छी कोचिंग के लिए और एक अच्छे कंटेंट के सोर्स के लिए। सर, तो वर्ल्ड का क्या व्यू है इंडिया के प्रति, वर्ल्ड इंडिया को आज कैसे देखता है सर? तो सबसे जो पहला रोड ब्लॉक आता है वो MCQ सॉल्व करना। तो MCQ को सही तरीके से सॉल्व करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए सर स्टूडेंट्स को? और हमारी जो मैन पावर है, मार्केट है जो हमारी, वो सबसे बड़ी है। जी हाँ सर। शायद चाइना को क्रॉस कर रहे हैं, तो हम तो बहुत पावरफुल हो रहे हैं दिन पर दिन। विद द प्रेजेंट गवर्नमेंट who last 10 years, 12 years, we have become very, very powerful. Who have for the last 10, 15 years are studying through iPads, laptops, computers and all. Their IQ level is decreasing. अच्छा। Their learning is decreasing. Their sharpness is decreasing. सर, अगर आगे बढ़ें तो आप कई सारे देशों में आप गए हैं, जैसे पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी हो गई, हार्वर्ड हो गई, रिसेंटली आपको ऑक्सफोर्ड ने भी सम्मानित किया। सर, तो वर्ल्ड का क्या व्यू है इंडिया के प्रति, वर्ल्ड इंडिया को आज कैसे देखता है सर? वर्ल्ड इंडिया को बड़े पावरफुल तरीके से देखता है। जैसे हम 5th इकोनॉमी हुए हैं, वर्ल्ड को पता है ये किसी दिन भी 3rd हो जाएंगे। और हमारी जो मैन पावर है, मार्केट है जो हमारी, वो सबसे बड़ी है। जी हाँ सर। शायद चाइना को क्रॉस कर गए हम, तो मार्केट तो सबको चाहिए। किसी को अपने हथियार बेचने हैं, किसी को अपना फिनिश प्रोडक्ट बेचने हैं, कारें बेचनी है, कुछ भी बेचना है तो बिकेगा तो नहीं जहाँ आदमी होंगे। तो हम तो बहुत पावरफुल हो रहे हैं दिन पर दिन। विद द प्रेजेंट गवर्नमेंट who last 10 years, 12 years, we have become very, very powerful. We were nowhere 10 years ago. Now we are 5th economy and see our stature in the world. It is great. जी हाँ सर। सर, आपने एजुकेशन स्टूडेंट के साथ भी काम किया, तो आपको क्या लगता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम और फॉरेन या मेनली हम बात करें वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम में क्या डिफरेंसेस हैं? एक डिफरेंस मैंने देखा ये कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इट इज़ डिग्री बाउंड। यू शुड गेट अ डिग्री वेर एवर यू गेट द डिग्री, सम हाउ यू गेट सम डिग्री। देयर इन द वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इट इज़ नॉट डिग्री। आई गिव ए ब्यूटिफुल एग्जाम्पल। देयर वाज वन बॉय विद मी in LLB. Somehow he managed to go to Harvard for further studies. And this fellow, very brilliant, he failed in the first semester in Harvard. He went to the examiner. He said, why have I failed? I have written exactly what is written in the book. I have written the same. You know what he replied? He said, whatever is written in the book, we already know. You tell us something different. It is Harvard. Tell us something different, some new idea, new concept, then we will give you marks. That is the difference. Here, whatever is written in the book, whatever has been taught to you, if you reproduce the same, good enough. But there it is not good enough. There's a vast difference between the two systems of education. मुझे लगता है सर, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, वो इस बारे में विचार कर रही है कि जो किताबों में लिखा है वो वही नहीं, उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन कैसे हो, इस पे भी ज़्यादा फोकस करना चाहिए। देखिए, वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी फास्ट। जी हाँ सर। ईच एजुकेशन पॉलिसी विल ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन द प्रीवियस वन। टुडे ओनली आई सॉ ए वीडियो, वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। In Sweden, they have found out that the children who have for the last 10-15 years are studying through iPads, laptops, computers and all. Their IQ level is decreasing. अच्छा। Their learning is decreasing. Their sharpness is decreasing. So they have decided, today only I saw that video, they have decided to go back to pen, paper, pencil concept. They will ask us to write themselves. They are giving them pen, they are giving paper, they are giving them books, not on laptop, books. So this is changing very fast. सर, आपने कहा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से शार्पनेस घट रही है, इंटेलिजेंस घट रहा है स्वीडन जैसी कंट्री में या स्विट्ज़रलैंड जैसी कंट्रीज़ में। तो सर, आपको लगता है कि एक सिविल सर्विसेज का जो एस्पिरेंट है उसको टेक्नोलॉजी का कितना इस्तेमाल करना चाहिए अपनी तैयारी के दौरान सर? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए टू द एक्सटेंट के ही वांट्स टू गेट नॉलेज ऑफ समथिंग, जो कि हम उस ज़माने में बुक्स से पढ़ते थे। जी हाँ सर। कुछ जजमेंट मिलती नहीं थी, लाइब्रेरी में बैठते थे दिन भर, कहीं कोई जजमेंट इससे रिलेटेड मिल जाए, कोई बुक मिल जाए। अब तो लैपटॉप पे एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, लेकिन इसके साथ साथ कंपटीशन बढ़ गया है। बिल्कुल सर। जितनी बुक्स जिसने पढ़ ली उस ज़माने में
वो पढ़ गया। लेकिन आज तो सबके पास सब कुछ अवेलेबल है, तो एवरीबडी इज इन कॉम्पिटिशन विद ईच अदर, कॉम्पिटिशन इज इंक्रीज रादर देन डिक्रीज। तो सर क्या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करना चाहिए या बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए सर? नहीं, देखो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, नो डाउट, अगर आप पीछे रह जाओगे, जी हाँ। लेकिन नॉट बियॉन्ड ए लेवल। ये मुझे लगता है एजुकेशन ज़्यादा एंटरटेनमेंट के साधन हो गए हैं। फेसबुक भी, व्हाट्सएप भी, इंस्टाग्राम भी, वीडियो चलती रहती है दिन भर, इधर से उधर, उधर से उधर। लेकिन आपको पता तो होना चाहिए है क्या ये। जी हाँ सर। आप टाइम वेस्ट ना करें उसके ऊपर, लिमिटेड यूज़ करें, मैसेज देने में, मैसेज लेने में ठीक है, इन्फॉर्मेशन देने लेने में, उससे आगे नहीं, जिससे ज़्यादा बियॉन्ड नहीं। सर अगर कोई स्टूडेंट सीएससी की तैयारी स्टार्ट करना चाहता है या सीएपीएफ की तैयारी स्टार्ट करना चाहता है, तो सबसे पहला डायलेमा ये आता है कि वो कौन सी कोचिंग ज्वाइन करे और कंटेंट कहाँ से प्रिपेयर करे। तो इसके लिए किस किस फैक्टर्स को देखना चाहिए एक अच्छी कोचिंग के लिए और एक अच्छे कंटेंट के सोर्स के लिए? देखिए, दो चीज़ें, कोई भी एग्ज़ाम हो, सीएपीएफ हो, सीएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, बेसिक नॉलेज दो जगह से मिलेगी। वन इज़ न्यूज़पेपर, जी हाँ सर। सेकंड इज़ एनसीईआरटी बुक्स। एनसीईआरटी बुक्स में आपकी पूरी इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया की कल्चर, इंडिया की सिविलाइजेशन और इवन बाहर की भी, वो सब चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं, हम कौन हैं, कहाँ से बने, क्या बने, कैसे बने, सिस्टम कहाँ डेवलप हुए, एग्रीकल्चर कैसे स्टार्ट हुई, रिवर्स का कैसे बनी, ये सब पूरी चीज़ें आपको मिलेंगी एनसीईआरटी से। बिल्कुल सर। जो डे टू डे अफेयर्स हैं आजकल के और जो करंट अफेयर्स हैं जिसे कहते हैं हम, वो मिलेगा आपको न्यूज़पेपर से। और न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको पढ़ने की हैबिट भी बन जाती है, जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। बिल्कुल सर। पढ़ना पड़ेगा आपको। तो बेसिक दो चीज़ों पे फोकस कीजिए, एक तो एनसीईआरटी बुक्स और दूसरा न्यूज़पेपर। तो सर एक क्वेश्चन जो अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं, क्या कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर सर आपका क्या व्यू है? कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ती है, जी हाँ। कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ती है आफ्टर सर्टन लेवल। आप जो बेसिक स्टडीज़ तो पहले कर लीजिए, अब जब थोड़ी एडवांस करने की बात आती है तब आपको कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी, बिकॉज उनके पास मटेरियल बहुत होता है एंड दे आर द एक्सपर्ट्स इन द फील्ड। उनका जो बेंट ऑफ माइंड होता है वो सिविल सर्विस जैसा होता है, सिविल सर्विस के लिए सिविल सर्विस का, जजेस के लिए जज जैसा। बिल्कुल तो सर। उनको पता होता है कि सिविल सर्विस में क्या पूछा जाएगा, किस एंगल से पूछा जाएगा। मैं आपको एक बात बता दूं, क्या पूछा जाएगा इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, किस एंगल से पूछा जाएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट के नहीं पता लगता। सर उसी के बारे में ये सवाल मैं पूछना चाह रहा था कि यूपीएससी की जो डिमांड है क्वेश्चन पूछने की, वो डे बाय डे इवॉल्व हो रही है। 2023 में से देखें आप या 2024 में एग्ज़ाम का पैटर्न जो एमसीक्यूज़ का है वो डिफरेंट होता जा रहा है सर। तो सबसे जो पहला रोड ब्लॉक आता है वो एमसीक्यू सॉल्व करना। तो एमसीक्यू को सही तरीके से सॉल्व करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए सर स्टूडेंट्स को? कोई टेक्निक नहीं है, सिर्फ एक टेक्निक है, आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल पॉलिटी में एक आता है फंडामेंटल राइट्स। बिल्कुल सर। अब फंडामेंटल राइट्स क्यों, इसको बेसिक राइट क्यों नहीं कहा? आपको इस लेवल पे जाना पड़ेगा। फंडामेंटल क्यों कहा, बेसिक राइट्स भी कह सकते थे। तो यहां से जा आप तैयारी करें। जी डीप स्टडी ऑफ एनी कॉन्सेप्ट, questioning this concept again and again, again and again. When you go deep into it, you will understand the whole thing. मतलब क्लैरिटी और कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है सर। Absolute clarity, not only clarity, absolute clarity of, and you question that whatever is there. You question that. Why it is called preamble? बिल्कुल। I give you an example, beautiful example. If there is a deadlock between Lok Sabha and Rajya Sabha on certain bill, then a joint session of parliament is called Rajya Sabha and Lok Sabha together. ज्वाइंट सिटिंग। Joint sitting. Who will chair that joint sitting? चेयरमैन ऑफ लोकसभा। Chairman Lok Sabha. But the question will be, the MCQ answer will be President of India, Vice President of India, Prime Minister, स्पीकर ऑफ Speaker Lok लोकसभा। Sabha. Immediately you will say the joint session is, the President addresses the joint session, right? यस सर। He should only chair. Who else? Simple. बिल्कुल सर। Very confusing and very clear also. When Lok Sabha starts,
New session Lok Sabha start, President addresses. Yes, sir. Both, so President should address. President should chair. But it's not so. Why not Vice President? Again, because he is the chairman of Rajya Sabha. He is not a member of Parliament. Yes, sir. He is not a member of Prime Minister does not chair anything. And Lok Sabha or Rajya Sabha. It is the Speaker of Lok Sabha. Unless you know it exactly, you will again fail. You will give the wrong answer. So this much clarity is required. Why Speaker Lok Sabha? Why not President? Why not Vice President? Why not Prime Minister? Why Speaker? Go deep into it. ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया सर आपने। अक्सर मतलब हम कॉन्सेप्ट लगाते भी हैं तो अगर सुपरफिशियली भी लगाए तब भी रॉन्ग हो जाएगा। तब भी रॉन्ग हो जाएगा। आपने सुपरफिशियल लगा दिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रॉन्ग हो गया। तो एब्सोल्यूट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लैरिटी तो एमसीक्यू को आंसर करने का सबसे अच्छा तरीका है हर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए आपको। एब्सोल्यूट बिल्कुल सर। और डे बाय डे यूपीएससी इज आस्किंग क्वेश्चंस एंड आंसर इन अ डिफरेंट वे। In our time it was simple, question 4 answers. Now 4 में 1 and 2, 2 and 3, again 1 and 2 and 2 and 3. At 2-3 levels they started asking. It's become difficult. So the one who has clarity of concept, he'll be able to go through. सर जो पहला रोड ब्लॉक था वो एमसीक्यू था, उसके बारे में आपने बताया कि एब्सोल्यूट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर जो दूसरा रोड ब्लॉक आता है वो है राइटिंग का, चाहे पेपर 2 में पेपर 1 से लेकर पेपर 4 तक देखें या सीएपीएफ में ऐसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग वगैरह चीज़ें आती हैं। तो एक अच्छी राइटिंग स्किल डेवलप करने के लिए सर कैंडिडेट को क्या क्या करना चाहिए? अच्छी राइटिंग स्किल डेवलप करने के लिए राइटिंग करनी चाहिए, मतलब लगातार राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। राइट एज मच एज यू कैन, पिक अप 100 टॉपिक्स, राइट one page each, every day 1 page, because essay writing will come. You must have the practice of writing, because I have seen in mostly in my cases, I used to think something when I started writing is something different. I think something, but when I started writing it's different. The same thing happens. Unless you have writing practices, even the words do not come. Spellings do not come. You miss the spellings. For example, a few days back, tomorrow's spelling I was missing. No habit of writing now. So you will miss these things most of the time. And as you said, the second part, the writing exam, again, clarity of concept. I give you example. At my time in 1983, a question came, small question, maybe 1 mark. Who is the Secretary General Lok Sabha? I have prepared it, I have heard it, I have read it. Some Kashyap. Now whether it is Subhash Kashyap or Satish Kashyap, I forgot. If I write Satish Kashyap, if he is Subhash Kashyap, then it's wrong. If it is Subhash Kashyap, I write Satish again. So sometimes you have to apply some smartness. जी सर। I thought, sorry, whether Subhash or Satish, it is at least S. You have to apply some smartness. So what I did is I wrote S Kashyap. Yes, S Kashyap. So little smartness, little presence of mind is very important, because you are nervous. In any case, you are nervous all the time. Right from the starting till the finish, you are nervous. But in nervousness also be little smart, be little aware of these things. Yes, and you can go through. ये प्रेजेंस ऑफ माइंड का सर बहुत बेहतरीन एग्जांपल दिया सर आपने। बहुत स्मार्ट तरीके से भी हमें आंसर्स करने चाहिए अगर हम कुछ भूल भी रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है सर, जैसे आपने बताया टुमारो की स्पेलिंग आप भूल लेते हैं, हमें लगता है कि बट ऑब्वियस हम लिख ही देंगे, लिखने जाओ तो पता लगता है। जी हाँ सर। ये तो एम सिंगल है कि डबल है, आर तो डबल होगा, एम का प्रॉब्लम है। एनीथिंग बिल्कुल सर। एनीथिंग। सर अब थर्ड स्टेज ऑफ एग्ज़ाम के बारे में आते हैं, जो कि इंटरव्यू का। सर आपने कई सारे मॉक इंटरव्यूज़ लिए हैं। सर जो हमारे टीचर्स होते हैं जो इंटरव्यूज़ लेते हैं रियल लाइफ सिनारियो में, वो क्या क्या क्वालिटीज़ एक कैंडिडेट से चाहते हैं सर? जो इंटरव्यूअर्स होते हैं इंटरव्यू पैनल में, वो मोस्टली रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स होते हैं, DGs होते हैं, कुछ फैकल्टीज से होते हैं। फॉर एग्जांपल इन माय केस वन वाज आवर एम्बेसडर टू कनाडा,
one was DG Police retired UP, one was head of the department botany Calcutta University, and one was Dean Indian Institute of Science Bangalore. So this is the caliber of these people, very high caliber people, very high caliber people. Now what do they see? Number one, they see the presence of mind. Presence of mind. Number two, they see is how does he handle the question? How does he handle the difficult situation? Because you are not supposed to know the answer of each and every question. बिल्कुल सर. How do you handle that situation when you do not know? सर उस केस में क्या करना चाहिए अगर आप बिल्कुल नहीं जानते हैं उसका जवाब? तो My take is that do not bluff if you do not know at all. There are two ways. Number one, you can ask for some time. Can I take few moments? Take some time. Start thinking. If nothing is coming in your mind, I am sorry, sir, or madam, whoever asked the question, I am sorry, ma'am, I am not being able to recollect this. I would like to go read it further detail later on. That's all. Politely and get out of it. They'll say, okay, no issue. No. We're not supposed to know everything. जी हाँ सर. So if you do not know the answer of a particular question, politely get out of it. Politely. Because, okay, whatever you know. Sometimes they tell the answer. This is. Okay, sir, thank you very much, sir. Thank you, sir. Just thank them, that's all. You're wiser. मतलब you have to very polite. Very politely. They will see your approach. जी हाँ. They will ask you difficult questions. Sometimes they'll ask you irritating questions. During mock interview, this is my duty. I ask irritating questions to the student purposely to prepare them for the final day. Sometimes they will try to irritate you. If you do get irritated, or how do you handle it? Because in the job when you are there, people will be after your life and irritate you day in and day out. बिल्कुल सर. How do you handle that situation? Your presence of mind, your knowledge, how do you use your resources? Very important. Because you are as a collector, you have a lot of resources. How do you use them during Corona time? During any other famine, so many problems. How do you, education system, how do you use it? What do you make out of it? All these things they will ask you. Health, another major issue. जी हाँ. What do you do? How do you do? Then what knowledge how do you make use of your knowledge? If we give you job, whatever knowledge you have, how do you make use of this knowledge? So all these things are seen there. सर आपने हेल्थ के बारे में बात बताई, तो क्या तैयारी के दौरान एक कैंडिडेट को अपनी हेल्थ पे कितना ध्यान देना चाहिए सर? कभी कभी लोग I have issued a video on that whenever you receive a call till you go for the interview, first is take care of your health. Do not get very thin, do not get very fat. Your dress should be so that you are comfortable wearing it. Be very healthy, be very punctual, be very safe in your eating habits and all that, so that you do not fumble, you do not mumble at that last moment. If you are healthy, you will go through absolutely perfectly fine. So keep your health intact. That's very important. सर आपने सिविल सर्विसेज इंटरव्यू के बारे में बताया, 2-4 चीज़ें, जैसे प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, पोलाइटनेस होनी चाहिए. तो सर अगर CAPF का इंटरव्यू हो और सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू हो, तो CAPF के कैंडिडेट से इंटरव्यूअर की क्या एक्सपेक्टेशंस अलग हो सकती हैं सर? थोड़ी सी अलग होंगी. दैट इज सिविल सर्विसेज. जी हाँ सर. There is a hierarchy, but in the armed forces the hierarchy is quite strict. Here in civil service you can differ with the boss. Sir, it is like this. I think it is like this. You can put up your views, but here in armed forces I don't think you can do that. You have that liberty. बिल्कुल सर. And in civil services, discipline is there, but not that strict discipline like in armed forces. So how you are amenable to discipline? If you are not, then you are not fit for the armed forces. I give an example again here. I got selected for Combined Defence Services in 1977, and there's a physical on the ground. So I was the group leader of 5-6 people. But the army officer there said, "Okay, you have to cross this big khadda, and there are 2 planks here." So I put one. I asked these people to put a plank here, and they're there, cross, and then they lifted the plank. I was on this side. He asked, "You cross." He told me, "You also cross." Yes sir. But why should I cross? I said,
Why should I cross? They have crossed, all right. It's not done in the armed forces. Obviously, I was not selected. So I questioned that, well, why should I cross? When he's saying you cross, you have to cross. In civil service, it's slightly mild. In terms of discipline, sir. Discipline is mild. It is there. But in armed forces, highest level of discipline. And that's why they are armed forces.